हमारे चारों ओर की दुनिया को जब हम देखते हैं जी। तो कभी-कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना? हम्म। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे अंधेरे महासागरों तक हम्म। हर जगह हर कोने में जीवन है। हम्म। एक सर पर दौड़ते घोड़े की ताकत हो हम्म। या किसी मकड़ी के जाली की कारीगरी, हम्म। ये विविधता हमें हैरान कर देती है। हम्म। तो आज हम जीव विज्ञान की इसी विशाल दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। हम्म। हमारे पास जो सामग्री है जी। वो बताती है कि वैज्ञानिक अब तक लगभग 17 से 18 लाख 18 लाख। हाँ, हम्म। 18 लाख अलग अलग तरह के जीवों की पहचान कर चुके हैं। हम्म। ये तो मतलब ऐसा है जैसे हमारे पास दुनिया की सारी किताबें हों, हम्म। पर वो सब एक बड़े ढेर में पड़ी हों, बिना किसी शीर्षक के, बिना लेखक के नाम के। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस पूरी लाइब्रेरी को व्यवस्थित कैसे करते हैं। हाँ, इस जानकारी के महासागर में रास्ता कैसे खोजते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जी। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या तो नामों की होगी, है ना? सोचिए, हम एक ही पौधे को या जानवर को अलग-अलग जगहों पर कितने अलग-अलग नामों से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत में आम को कोई आम कहता है, कोई आंबा। गौरैया को ही ले लीजिए, हर भाषा में उसका एक अलग नाम है। इससे तो वैज्ञानिकों का सिर चकरा जाता होगा। सिर चकराने से भी ज्यादा ये वैज्ञानिक प्रगति में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, आप समझिए। अच्छा। संवाद करना मतलब कम्युनिकेशन करना लगभग नामुमकिन हो जाता। सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी एक पौधे के औषधीय गुणों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी दूसरे देश का वैज्ञानिक उसी पौधे को जहरीला समझकर उस पर काम कर रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के स्थानीय नाम अलग थे। अरे! इसी भ्रम को खत्म करने के लिए एक मानकीकृत मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड नामकरण प्रणाली की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसी व्यवस्था जिससे एक जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक स्वीडिश वैज्ञानिक कैरलस लिनियस एक बहुत ही शानदार विचार के सामने आए। हाँ। द्विपद नामकरण पद्धति, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये तो जैसे हर प्रजाति को एक अनोखा, एक ग्लोबल पासपोर्ट देने जैसा था, जिस पर उसका एक ही ऑफिशियल नाम लिखा हो। ग्लोबल पासपोर्ट, वाह, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। और ये प्रणाली इतनी सरल और इतनी असरदार थी कि आज भी लगभग 300 साल बाद पूरी दुनिया के जीव विज्ञानी इसी का इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द्विपद यानी हर नाम के दो हिस्से होते हैं। हमारे स्रोत में आम का उदाहरण दिया गया है, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये दो नाम क्या हैं और इन्हें लिखने का तरीका इतना खास क्यों है? मतलब ये तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में क्यों हैं और ये लैटिन जैसा क्यों लग रहा है? आपने बहुत अच्छी बातें नोट की। देखिए, इन सबके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है और कुछ सार्वभौमिक नियम भी हैं। पहला नियम तो भाषा का ही है। जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं और उन्हें इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में छपा जाता है। पर लैटिन ही क्यों, कोई और भाषा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। लैटिन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक मृत भाषा है। मृत भाषा मतलब अब ये किसी देश की रोजमर्रा की भाषा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते नहीं हैं। अच्छा। सोचिए, आज के जमाने में कूल शब्द का मतलब कितना अलग है 50 साल पहले से। विज्ञान में ऐसी अस्पष्टता की कोई जगह नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो सही है। दूसरा, ये एक न्यूट्रल, एक तटस्थ भाषा थी। उस समय यूरोप के वैज्ञानिक अपनी अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। लैटिन ने सबको एक स्थिर और निष्पक्ष जमीन दी। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक तरह की कूटनीति भी थी। कह सकते हैं। अच्छा, तो भाषा की बात तो समझ आ गई। अब नाम के दो हिस्सों पर आते हैं, मैंजीफेरा और इंडिका। क्या ये जैसे पहला नाम और सरनेम जैसा कुछ है? हाँ, काफी हद तक ये समझने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। दूसरा नियम यही है, नाम का पहला शब्द वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द जाति को। वंश और जाति। हाँ, वंश यानी जीनस एक तरह से सरनेम जैसा ही है, जो करीबी रिश्तेदारों के समूह को दिखाता है। तो मैंगिफेरा उस वंश का नाम है जिसमें आम और उससे मिलती जुलती प्रजातियां आती हैं। और इंडिका उसकी विशिष्ट जाति का नाम है। ये बताता है कि ये भारत या उसके आसपास के क्षेत्र से है। अच्छा। तो जैसे एक ही सरनेम में कई लोग होते हैं,
वैसे ही एक ही वंश में कई जातियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और अगर कोई इसे हाथ से लिख रहा हो तो कंप्यूटर पर तो इटैलिक करना आसान है। उसके लिए तीसरा नियम है। जब हाथ से लिखा जाता है तो वंश और जाति दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि ये एक वैज्ञानिक नाम है। और एक और बात, मैंगेफेरा का एम बड़ा है लेकिन इंडिका का आई छोटा है। सही पकड़ा आपने। ये चौथा नियम है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। ठीक है। और एक आखिरी नियम भी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। स्रोत में नाम के आगे लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लिन। हाँ, मैंने देखा था। ये लिन क्या है? लिन का मतलब है लिनियस। कभी कभी जाति के नाम के बाद संक्षेप में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस प्रजाति का वर्णन किया था। अच्छा, तो ये एक तरह से क्रेडिट देने का तरीका है। क्रेडिट देने का और रिकॉर्ड रखने का भी। कमाल है। तो सिर्फ 2 शब्दों में इतनी सारी जानकारी और नियम छिपे हैं। तो ठीक है, अब हमारी उस विशाल अस्त व्यस्त लाइब्रेरी की हर किताब पर हमने एक यूनिक टाइटल लगा दिया है। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है ना? अगर आपके पास 18 लाख पासपोर्ट भी हैं, तो भी आप उन्हें किसी एक दराज में तो नहीं फेंक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें किसी तरह ग्रुप करना होगा। वैज्ञानिकों ने इस ग्रुपिंग की समस्या को कैसे सुलझाया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नामकरण के बाद अगला और उतना ही जरूरी कदम है वर्गीकरण। वर्गीकरण यह वो प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणियों में? हाँ, इन श्रेणियों को टैक्सा कहते हैं। जैसे कुत्ते एक टैक्सा है, स्तनधारी एक टैक्सा है और जंतु भी एक टैक्सा है। बस ये सब अलग अलग लेवल्स पर हैं। तो टैक्सोनॉमी शब्द यहीं से आता है। हाँ, टैक्सोनॉमी में यही सब आता है। जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के सिद्धांत और प्रक्रियाएं। लेकिन हमारे स्रोत एक और शब्द का जिक्र करते हैं जो इससे भी ज्यादा गहरा है, सिस्टेमैटिक्स। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म पर बहुत जरूरी अंतर है। टैक्सोनॉमी, आप समझिए, मुख्य रूप से जीवों को उनकी बाहरी समानताओं के आधार पर डिब्बों में रखने जैसा है। ठीक है। ये बहुत उपयोगी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। सिस्टेमैटिक्स इससे एक कदम आगे जाता है। इसमें वर्गीकरण के साथ साथ जीवों के बीच विकासवादी संबंधों, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, का भी अध्ययन किया जाता है। विकासवादी संबंध मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन किसके जैसा दिखता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करता है कि कौन किसका रिश्तेदार है। बिल्कुल सही। एक तरह का फैमिली ट्री बनाना। एग्जैक्टली। सिस्टमैटिक्स जीवन का एक विशाल फैमिली ट्री बनाने जैसा है। ये समझने की कोशिश करता है कि लाखों साल पहले कौन सी प्रजाति किससे अलग होकर बनी। और दिलचस्प बात यह है कि लिनियस ने अपने सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन का शीर्षक सिस्टेमा नेचुरे रखा था। अच्छा, जो इसी व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है। वो सिर्फ सूची नहीं बना रहे थे, वो प्रकृति की व्यवस्था, उसके सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सिर्फ चीजों को अलमारियों में रखने जैसा नहीं है, बल्कि ये समझने जैसा है कि कौन सी किताब किस किताब से प्रेरित होकर लिखी गई। बहुत खूब। हाँ, तो ये वर्गीकरण की जो व्यवस्था है, ये कोई एक अकेला कदम नहीं है। ये एक पदानुक्रम, मतलब हायरार्की की तरह है। सही कहा। ये एक पदानुक्रम है जिसमें 7 मुख्य श्रेणियां हैं जो एक क्रम में हैं। हर श्रेणी को एक रैंक या टैक्सा कहते हैं। ठीक है, चलिए इस सीढ़ी पर ऊपर से नीचे उतरते हैं। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है जगत, यानी किंगडम। ये सबसे बड़ी श्रेणी है। मोटे तौर पर सभी जंतुओं को जंतु जगत यानी एनिमेलिया में रखा गया है। और सभी पौधों को पादप जगत यानी प्लांटी में। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक शेर चुना, तो वो एनिमेलिया जगत में आ गया। अब अगला स्तर? जगत के बाद आता है संघ यानी फाइलम। जंतुओं के लिए संघ और पौधों के लिए डिवीजन। शेर को कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। इसमें वो सभी जीव आते हैं जिनके जीवन में कभी न कभी रीढ़ की हड्डी रही हो। तो इसमें तो मछलियां, पक्षी, हम इंसान भी आते हैं? हाँ, हम सब। अच्छा, तो एक शेर और एक मछली दोनों एक ही संघ में है। अब संघ के बाद अगला स्तर है वर्ग, क्लास। शेर को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है, यानी स्तनधारी। इस वर्ग के सभी जीवों के शरीर पर बाल होते हैं और वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो अब हमने मछली और सांप को पीछे छोड़ दिया है। इस वर्ग में शेर के साथ बंदर, व्हेल और हम इंसान भी हैं। सही है। ठीक है, अब दायरा थोड़ा छोटा हो रहा है। ममेलिया वर्ग के बाद? वर्ग के बाद आता है गण, ऑर्डर।
शेर को कार्निवोरा गण में रखा गया है, जिसका मतलब है मांसाहारी। अच्छा, तो अब बंदर और व्हेल भी अलग हो गए। हाँ, इस गण में उनके जैसे दूसरे मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कुत्ते, भालू, बिल्लियां। मुझे ये पैटर्न समझ आ रहा है। हर कदम पर हम और ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। गण के बाद क्या है? गण के बाद है कुल, फैमिली। शेर को फेलिडे कुल में रखा गया है, यानी बिल्ली कुल। बिल्ली कुल। हाँ, अब हमने कुत्तों और भालुओं को भी अलग कर दिया। इस कुल में सिर्फ बिल्ली जैसे जीव हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ। और हमारी घरेलू बिल्ली भी। हाँ, वो भी। 1 मिनट। तो एक घरेलू बिल्ली और एक शेर जो आकार और व्यवहार में इतने अलग हैं, वो असल में एक ही कुल में आते हैं। है दिलचस्प। ये तो कमाल की बात है। उनकी शारीरिक बनावट, शिकार करने के तरीके में बहुत गहरी समानताएं हैं। अब कुल के बाद आता है वंश, जीनस, जिसकी बात हमने पहले की थी। हाँ, पैंथेरा। सही। शेर को पैंथेरा वंश में रखा गया है। इसमें बड़ी बिल्लियां आती हैं जो दहाड़ सकती हैं, जैसे शेर, बाघ और तेंदुआ। घरेलू बिल्ली का वंश अलग है, फेलिस। और आखिरकार इस सीढ़ी का सबसे निचला पायदान। सबसे निचला और सबसे मौलिक पायदान है जाति, स्पीशीज। पैंथेरा वंश में भी अलग अलग जातियां हैं। शेर की जाति है लियो, बाघ की जाति है टाइग्रिस। इसीलिए शेर का पूरा नाम पैंथेरा लियो और बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस है। बिल्कुल, वे एक ही वंश के कजिन हैं, लेकिन अलग अलग प्रजातियां हैं। ये वाकई एक शानदार प्रणाली है। जैसे जैसे हम जगत से जाति की ओर नीचे आते हैं, समान लक्षणों की संख्या बढ़ती जाती है। यही इसका मूल सिद्धांत है। एक केंचुए और एक शेर में समानताएं बहुत कम हैं, लेकिन एक शेर और बाघ में बहुत ज्यादा हैं। सही। ये हमें व्यापक समूहों से लेकर विशिष्ट जीवों तक संबंधों को समझने में मदद करता है। चलिए, इसे और पक्का करने के लिए हमारे स्रोत की उस तालिका को देखते हैं। इसमें मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं का वर्गीकरण दिया है। हाँ, ये तालिका बहुत उपयोगी है। मनुष्य का ही उदाहरण लेते हैं। मनुष्य का जैविक नाम है होमो सेपियंस। तो यहाँ जाति हुई सेपियंस और वंश हुआ होमो। हमारा कुल है होमिडीडे, जिसमें हमारे पूर्वज और करीबी रिश्तेदार जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी आते हैं, हालांकि अलग वंश में। और हमारा गण है प्राइमेटा वर्ग मैमेलिया और संघ कॉर्डाटा। सही। और आम का भी वर्गीकरण दिया है, मैंजीफेरा इंडिका, वंश मैंजीफेरा। ये दिखाता है कि कैसे हर जीव, चाहे वो पौधा हो या जंतु, इस सिस्टम में अपनी एक निश्चित जगह रखता है। बिल्कुल। इस तालिका को देखकर आप समझ सकते हैं कि मनुष्य और घरेलू मक्खी दोनों जंतु जगत का हिस्सा हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद उनके रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। हमारा संघ कॉर्डेटा है, उसका आर्थ्रोपोडा। ये दिखाता है कि हम विकास के क्रम में कितने अलग हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये जीवन की कहानी का नक्शा है। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि जीवों की इस विशाल आबादी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पहले हर प्रजाति को द्विपद नामकरण से एक विशिष्ट सार्वभौमिक नाम दिया। हाँ, पहला कदम। और फिर उन्हें टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम में, यानी जगत से लेकर जाति तक की सीढ़ी पर व्यवस्थित किया, ताकि उनके आपसी रिश्तों को समझा जा सके। उनके फैमिली ट्री को। हाँ, उनके फैमिली ट्री को। ये प्रणाली हमें पृथ्वी पर जीवन के इस जटिल जाल को सुलझाने और उसकी सराहना करने में मदद करती है। ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, बल्कि ये जीवन के अंतर संबंधों को जानने का एक नजरिया है। और इसी के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, पर आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है। हर साल हजारों नई प्रजातियां मिलती हैं। हाँ, खासकर गहरे समुद्रों और वर्षावनों में। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हर नई प्रजाति की खोज हमारे जीवन के इस विशाल वृक्ष की समझ को कैसे बदल सकती है। हो सकता है